नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक प्रदर्शन करके भारत को विश्व विजेता बनाने वाली क्रिकेटर शेफाली वर्मा से सीएम ने बात कर पूरी टीम को बधाई दी और चंडीगढ़ आने का निमंत्रण दिया। आ रहा था आज मैं दरअसल बिहार था चुनाव में, और मैंने पापा से बात हुई है अभी आपके, और मैंने कहा कि 11 तारीख को आप आ जाओ, सबको बुलाओ, सारी टीम को बुला लो सारे। अच्छा, तो नहीं आप आइए आप। हाँ जी, 12 को आ जाओ। बधाई आपको। आ रहा था आज मैं दरअसल बिहार था चुनाव में, और मैंने पापा से बात हुई है अभी आपके, और मैंने कहा कि 11 उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी धर्मपत्नी सुमन सैनी के साथ श्री राम रसा अमृत कथा के दूसरे दिन नारायणगढ़ की अनाज मंडी में पहुंचकर भगवान श्री राम की आरती कर आशीर्वाद लिया। जहां इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक है, क्योंकि गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व भी मनाया जा रहा है। तो वहीं इस अवसर पर उन्होंने श्री सनातन जागरण मंच नारायणगढ़ द्वारा आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम की सराहना करते हुए 21 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा करते हुए आयोजन समिति की सराहना की है। राज्य मंत्री राजेश नागर का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि तिगांव विधानसभा में कोई भी कूड़ा घर नहीं बनेगा। जनता अफवाहों पर ध्यान ना दे और राजनीतिक लाभ के लिए कुछ लोग तिगांव की जनता को गुमराह कर रहे हैं, और तिगांव विधानसभा में कूड़ा घर बनाने को लेकर सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है। नमस्कार साथियों, मुझे कल पता लगा है कि कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि भाई एक कूड़ा घर हमारे गांव नीमका के आसपास में आ रहा है। ये बिल्कुल अफवाह है, और इस तरह की अफवाह में ना है। इस तरह की कोई प्लानिंग सरकार की तरफ से नहीं है, और मेरी ऊपर अधिकारियों से भी बात हो चुकी है, और हमारे अपने मंत्री श्री विपुल गोयल जी जो यूएलबी मंत्री हैं उनसे भी बात हो गई है। और इस अफवाह में ना आए, और जो लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि इस तरह की छोटी राजनीति ना करें। नमस्कार साथियों, मुझे 5 अक्टूबर से शुरू हुई कांग्रेस की सद्भाव यात्रा का पहला चरण मंगलवार को समाप्त हुआ। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद चौधरी बृजेंद्र सिंह ने 14 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 475 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी की है। बता दें कि अंतिम दिन यात्रा भवानीखेड़ा के कुंगड़ तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चौधरी बृजेंद्र सिंह ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य भाजपा द्वारा जाति और धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे भेदभाव को समाप्त कर आपसी भाईचारे और एकता का संदेश देना है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भाजपा के प्रभाव में काम करने और फर्जी वोटों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। बृजेंद्र सिंह ने कहा कि यात्रा का अगला चरण प्रदेश भर में जनसंपर्क और संवाद अभियान के रूप में जारी रहेगा, ताकि लोगों को सच्चाई से अवगत कराया जा सके। बहुत जबरदस्त, और आज हमारा 5 अक्टूबर से जो शुरू हुई थी यात्रा, आज उसके प्रथम चरण का आखिरी दिन है। भवानीखेड़ा में दूसरा दिन, और आज यहां से यात्रा का शुभारंभ करेंगे और कुंगड़ में जाके आज की यात्रा खत्म होगी। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है इस बात की कि यात्रा शुरू करने से पहले जो मन में शंकाएं थी, एक वो जो अनिश्चितता का जो भाव होता है, वो जैसे जैसे यात्रा बढ़ती चली गई वो बिल्कुल दूर हो गया। और हमारे जिस प्रकार से लोगों ने हमारा समर्थन किया है, हमें मान सम्मान दिया है, जिस प्रकार से जो संदेश लेके इस यात्रा के माध्यम से हम निकले हैं, आपसी एक सामाजिक एकता, भाईचारे का, उस पर जो चर्चा एक शुरू हुई है, और जिस प्रकार से लोगों ने
हमारे उस भाव से अपना मन जोड़ा है। मुझे विश्वास है कि आने वाली यात्रा भी जो अभी 6 महीने और चलेगी उसमें ये जन समर्थन यूं ही बना रहेगा और हम एक इसके नाते हम पार्टी को भी एक अलग मजबूती देने का काम जो है उसके अंदर अपना योगदान निभा पाएंगे। उधर यमुनानगर में प्रतापनगर बस स्टैंड पर पांवटा साहिब से जगाधरी ले जा रहे एक रोडवेज के ड्राइवर ने बस स्टैंड पर खड़ी छात्रों को बुरी तरह कुचल दिया और इसमें एक छात्र की मौत हो गई, जबकि 2 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया है और आपको बता दें कि उन्होंने रोड जाम कर दिया। छात्र को समझाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी मौके पर आए और आश्वासन देने के बाद रोड जाम खोला गया, जबकि ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया है और मृतक और घायलों को नियमों के मुताबिक मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। सुबह सुबह रोडवेज की बस के बता रहे हैं यहाँ पे एक हादसा होगा जिसमें एक बच्चे की जाने की खबर है और कुछ बच्चे घायल हुए हैं। तो उसका रोष प्रदर्शन किया बच्चों ने, रोड का जाम लगाया था, वो इनसे बातचीत करके जाम खुलवा दिया गया है। बच्चों या जो भी यहाँ के मोदी आदमी द्वारा जो जो मांगे रखी गई वो मांगे मान ली गई। मेरे पास एक ही खबर है, एक ही खबर। जो बस का ड्राइवर था उसको सस्पेंड किया जा चुका है जी। सर उन्होंने जो सुबह से जाम लगा हुआ था वो इसलिए लगाया गया था, वजह तो आपको भी पता होगी कि जो सुबह ड्राइवर ने 3-4 लड़कियों को यहाँ घायल कर दिया था जी, जो कट मार के उसने पी रखी थी जी, तो उसके लिए हमने धरना दिया जी, यहाँ पे रोड जाम किया था। तो अब एसडीएम साहब है, एसडीएम साहब ने ये आश्वासन दिया है कि उसको ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया है। वो सस्पेंशन ऑर्डर हमने देख लिया है, ठीक है जी। और दूसरी बात, जो लड़कियां घायल हुई थी जी 3-4, उन लड़कियों को जो सरकार के द्वारा जो पॉलिसी है वो मुआवजा दिया जाएगा उनके परिवारों को। महेंद्रगढ़ के गांव आनावास के पास बुधवार देर रात हुए सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई। ये तीनों युवक गांव पाली से गाड़ी में सवार होकर कुआं पूजन समारोह में शामिल होने जा रहे थे। मृतकों में 2 रेवाड़ी जिले के और एक महेंद्रगढ़ जिले का निवासी था। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को गाड़ी से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है। तो वहीं आपको बता दें कि डंपर चालक घटना के बाद मौके से फरार बताया जा रहा है। वहीं सदर थाना प्रभारी संदीप कुमार ने घटना की पूरी जानकारी दी। पुलिस ने घायल युवक के बयान पर अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। चला रहा था, गाड़ी टक्कर लगी, मैं वो बेहोश हो गई उधर ही। मेरे को फिर बाद में कुछ नहीं पता कहाँ हॉस्पिटल में ले गए, कौन से मिले। कहाँ से आ रहे थे आप? क्या आप कहाँ से आ रहे थे? चाडरा से आ रहे थे अपने दोस्त के साथ। कहाँ जा रहे थे? दहिना कुआ पूजन पे। कुआ पूजन पे जाने के बाद मेरे दोस्त का जो जीजा है ना, उसका जीजा रिश्तेदार, वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल लगा सीएनजी में डलवाने के लिए गया था। ये कुआ पूजन पे रिश्तेदार आए थे हमारे पड़ोस में भाई साहब के घर। तो कुआ पूजन में आने के बाद उसके बाद ये अपने पाली फार्म पे बड़े वाला बटे लेके चला गया, तो गैस भी भरवा ले आएंगे। उसके बाद ये वापस आ रहे थे नगर से, तो बस रास्ते में वो ये हादसा हो गया। गवाना किस किस हादसा? जी ये कौन सी गाड़ी में थे? फ्रांस गाड़ी में। फ्रांस गाड़ी में। किसके साथ हादसा हुआ है? ये तो ट्रक जा रहा था, बताया ट्रक जा रहा था आगे, तो ट्रक के अंदर जाकर के अंदर घुस गया। तो सर इनके नाम क्या क्या है? एक का लोकेश है, एक का अपना कौशल जी है, एक का मोनू जी है और एक का प्रदीप जी। प्रदीप जी को चोट लगी है, तीनों एट दी सपोर्ट वहीं। रहने से आए थे यहाँ पाली फार्म हाउस अपने दोस्त के पास, वो वापस जा रहे थे, रॉन्ग गाड़ी मारते ही उसमें एक्सीडेंट हो गया अनास गाँव के पास। तो सर ये किसी प्रोग्राम में शामिल होकर आ रहे थे? ये पता नहीं, दोस्त का फार्म हाउस था, प्रोग्राम था, वहाँ से आते पाली से।
तो एक तो एक्सीडेंट हो गया, वो प्रताप हॉस्पिटल में एडमिट है, 3 मौके पे एक्सपायर हो गए। 2 मौके को लिए, एक यहाँ सिविल हॉस्पिटल में आके दम तोड़ा। ये कल रात करीब 10:30 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी कि गांव अन्नावास के पास रोड एक्सीडेंट हुआ। तो मौके पर पहुंचे थे तो वहां पर एक रॉन्ग गाड़ी थी जो ये महेंद्रगढ़ से करीना की तरफ जा रही थी। तो उसमें 4 व्यक्ति थे, तो उसमें 3 की तो मौके पर डेथ हो गई थी, एक को हमने हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल करवाया। उधर पेहोवा के फॉरेस्ट दफ्तर में अचानक हाई लेवल ड्रामा हुआ। दरअसल यहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 2 कर्मियों ने अपने सीनियर अधिकारी यानी रेंजर को थप्पड़ जड़ दिए। इन कर्मियों ने अधिकारी के साथ गाली गलौज करते हुए कुर्सी से हमला कर जख्मी कर दिया। घटना 30 अक्टूबर को पेहोवा के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के दफ्तर में हुई। बता दें कि रेंजर से मामले की शिकायत पुलिस को दी गई थी और उनकी शिकायत पर पुलिस ने गार्ड और महिला दरोगा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और आपको बता दें कि अब विभाग ने दोनों को सस्पेंड कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। रेंजर की तरफ से भी और उधर से भी, दोनों तरफ से दरखास्त प्राप्त हुई थी। तो उनमें जो राजवाला की तरफ से दरखास्त थी वो समय लेके गए थे, वो हाजिर नहीं आए और उस पे दूसरे पे हमने कार्रवाई शुरू कर दी है और तफ्तीश जारी है और आगे जैसे भी होगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। चल जाएगी। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, AI और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल समर्थuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रेवाड़ी में स्कूल बसों की सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक के इंचार्ज ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि स्कूली बसों में किसी भी प्रकार की सुरक्षा में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर किसी बस में अनियमितता पाई जाती है तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र मीणा ने दिशा निर्देशन दिए
कि चलाए गए इस विशेष चेकिंग अभियान के दौरान 25 स्कूली बसों के भारी चालान काटे गए, तो वहीं इस कार्रवाई से जिले के विभिन्न स्कूल संचालकों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। ट्रैफिक हमारे माननीय एसपी साहब हेमेंद्र कुमार मीणा जी के आदेश अनुसार स्कूल बसों में जो भी वायलेशन है उनको चेक करके और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आदेश हुए हैं। और जो ये चेकिंग अभियान एसपी साहब के आदेश अनुसार आगे भी चलता रहेगा। आज हमने सुबह से करीब 25 स्कूल बसों को चेक कर लिया है, जिसमें काफ़ी अनियमितता पाई गई है। सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चे बढ़ाने के लिए उनको अनुरोध भी किया गया है कि सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चे ना बैठाए। और फर्स्ट एड बॉक्स भी कई बसों में नहीं मिले हैं, उनका हमने चालान भी किया है। और इसके अलावा यूनिफॉर्म में भी कई ड्राइवर नहीं मिले हैं, उनका भी हमने चालान किया है। उधर हिसार में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन हरियाणा के आह्वान पर प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम एवं यूपीएचसी में कार्यरत महिला और एमपीएचडब्ल्यू कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जिला सिविल सर्जन कार्यालय में पर रोष प्रदर्शन किया है। राज्य उप प्रधान सुदेश पुनिया ने बताया कि एनएचएम में कार्यरत महिला कर्मचारियों की मांगें लंबे समय से लंबित हैं। बार बार पत्राचार और वार्ताओं के बावजूद सरकार और विभागीय अधिकारियों ने इन्हें अनदेखा किया है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि वर्षों से शोषण का शिकार यह वर्ग मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान है, जबकि वे आमजन को मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि महिला एमपीएचडब्ल्यू कर्मचारियों को कैडर के मूल वेतनमान एफपीएल 6 यानी 4200 ग्रेड पे का लाभ दिया जाए। अभी संसद में स्मार्ट मीटर लेके हैं। आज का जो प्रदर्शन है हमारा, ये एनएचएम की हमारी जो फीमेल बहन जी हैं वो 1998 से जो एनएचएम का प्रोग्राम चला हुआ है उसमें कार्यरत हैं और सरकार उनको केवल नाम मात्र के ऊपर ही रखे हुए है। और हमारी जो पूरी बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन इस चीज के लिए पुरजोर विरोध कर रही है कि हमारे जो कर्मचारी है उनको भी जो हमारे रेगुलर कर्मचारी है उनके समान वेतनमान दिया जाए। और वेतनमान तो एक अलग चीज है, उससे भी जब वो रिटायर होकर भी जा रही है ना हमारी कर्मचारी, तो ऐसे जैसे डिपार्टमेंट में जैसे शाम को कोई आदमी जैसे डेली वेज का शाम को आ गया और सुबह चला गया, उस हिसाब से जा रही है कि एक पैसा भी उनको उस टाइम से नहीं मिलता। अगर उनकी कोई बीच में कोई ट्रेजेडी हो जाए उस टाइम भी नहीं मिलता। तो ये सीधा सीधा कर्मचारियों का शोषण है और हमारी एमपीएचसी एसोसिएशन इस एसोसिएशन को बिल्कुल नहीं सहेगी और इसके लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। तो प्रधान हरियाणा और आज का जो धरना है ये हमारा पूरे जिले में है, पूरे हरियाणा में है। और ये प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी एनएचएम की जो बहन जी हैं ये 1998 से भटक रही हैं, इनको पक्का नहीं किया गया और न पक्का किया गया तो समान कमान समान वेतन के लिए बार बार बोला जा रहा है कि हम देंगे, लेकिन वो आज तक नहीं दिया गया। इसलिए जो हम रेगुलर कर्मचारी हैं हमारे बराबर इनको समान काम समान वेतन देना चाहिए। और रिटायरमेंट पे भी इनको कुछ न कुछ जो और डिपार्टमेंटों को दिया जा रहा है वो इनको भी देना चाहिए। इसलिए हमारे अंदर ये रोष है, पूरे हरियाणा के अंदर है कि जो हमारी बहन जी हैं ये भटक रही हैं, इनको रिटायरमेंट के ऊपर अगर कुछ नहीं दिया गया तो ये अगर जाकर अपने बच्चों को क्या दिखाएंगी। इसलिए हमारी बहनजियों को कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए और जब तक इनको पक्का करना चाहिए। अगर पक्का नहीं किया गया तो हमारी बहनजियों को समान काम समान वेतन रेगुलर के हिसाब से देना चाहिए और इनको यूनिफॉर्म अलाउंस और एक एमसीएच अलाउंस है वो भी हमारे रेगुलर के हिसाब से मिलना चाहिए। जब तक ये नहीं मांग पूरी होंगी हमारी, हम ऐसे ही स्टेट के हिसाब से धरना रखते रहेंगे। 2025 अभी संसद में स्मार्ट इंद्री में नायब तहसीलदार की कार्यप्रणाली से नाराज वकीलों ने मंगलवार को तहसील परिसर में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और वकीलों ने आरोप लगाया कि नायब तहसीलदार वकीलों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और मंगलवार को एक केस के सिलसिले में उनके ऑफिस गए वकीलों को
बाहर निकाल दिया गया। इससे नाराज वकीलों ने तहसीलदार के खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं आपको बता दें कि वकीलों ने चेतावनी दी कि यदि नायब तहसीलदार को यहां से नहीं बदला गया तो उनका धरना अनिश्चितकालीन होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा अधिकारी जनता के साथ भी गलत व्यवहार कर सकता है। वहीं नायब तहसीलदार गौरव शर्मा ने सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि वकीलों की कुछ मांगें पहले से ही उच्च अधिकारियों के समक्ष रखी गई हैं, जिनका समाधान शीघ्र किया जाएगा। को हमारे कुछ वकील साथी जो थे वो तहसीलदार साहब ने नायब तहसीलदार साहब के कार्यालय में आए थे और कार्यालय में इसलिए आए थे क्योंकि हमारी जो उस दिन जो था मंगलवार का दिन था, मंगलवार को हमारी कोर्ट का दिन है, हमारे केसों की सुनवाई है। तो हमारे जो वकील साथी जो तहसीलदार साहब के पास आए तो इन्होंने कहा अभी हमारे केस है जी, आज में उनकी सुनवाई और हमारे केस कहाँ पर है। तो नायब तहसीलदार साहब ये बोले कि आप कौन हो, आपका क्या नाम है। तो ये तो कोई बात नहीं है, तो वकील है, उन्हें पता है अभी ड्रेस में है, यूनिफॉर्म में है अपनी, भाई वकील है, इसे नाम और गांव से क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा भाई हम ऐसे से हैं जी और हमारे जो केस है उनकी सुनवाई के लिए हम आए हैं। बोले अपनी फाइल निकलवा लो, किससे, रीडर साहब बैठे हैं उनसे निकलवा लो। भाई हम रीडर साहब थोड़ी है जी। का धन्यवाद कि आपने सिर्फ वकीलों की बात प्रशासन तक पहुंचाने की बजाय इस एरिया के उन लोगों की आवाज भी प्रशासन के कानों में, हमारी सरकार के कानों में डाली है, जो लोग लंबे समय से अपने केसों के फैसलों का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ ये आलम है कि पिछले 4 साल से कोविड के बाद से जो केसेस पेंडिंग है उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सभी को गुड मॉर्निंग। इसमें ये था कि देखो रूटीन में कार्रवाई चल रही थी। मंगलवार को, हर मंगलवार को रेवेन्यू कोर्ट होती है हमारी, तो उसमें कुछ था जैसे कुछ अब इनका लंच टाइम होता है वकीलों का 1 बजे जो सिविल कोर्ट है ना, तो उस वजह से सारे मतलब एकदम आ गए थे। और यहाँ पे सीटिंग की कोई खास अरेंजमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, बट हमने उच्च अधिकारियों से बात कर रखी है उस बारे में। इसका हम जल्दी कोई सोल्यूशन निकालेंगे और इसका हम जो इनका और भी समस्याएं हैं हम उनसे ले लेंगे, लिखित में भी ले लेंगे और अगर उनको बैठ के बात करनी है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे और हर समस्या का हम सोल्यूशन करेंगे। बिल्कुल कोई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।